और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? एक है हॉरिजॉन्टल, एक है एंगुलर, दोनों में क्या फर्क होता है? अच्छा, हॉरिजॉन्टल पे जब हम फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली होती है, वर्टिकल वाली होती है, या दोनों को मिलके बनती है? हॉरिजॉन्टल। भूल गए सब लोग? सिर्फ हॉरिजॉन्टल होती है। देखो, एंगुलर और हॉरिजॉन्टल में हल्का सा ही फर्क था ना। हॉरिजॉन्टल में हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, फिर वो पैराबोला बनता है। एंगुलर वाले में हम किसी एंगल पे फेंकते हैं और फिर वो नीचे आता है। याद आया सबको? यस मैम। यस। तो दोनों में बस हल्का सा डिफरेंस है कि एक में एंगल 0 है इनिशियली, कि हमने हॉरिजॉन्टली फेंका है, दूसरे वाले में किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर का क्या मतलब है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? रेंज। और क्या बोल रहे हो सौरभ? रेंज। रेंज। ठीक है, यहाँ पे है कि दो टॉल बिल्डिंग्स हैं और उनके बीच में जो गैप है वो 180 मीटर, और हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस हो जाता है वो हमारा रेंज हो जाता है। तो यहाँ पे है, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग which is 45 meter high and lands on top of another building which is 10 meter high। और हमें बताना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्वेश्चन किस किस को क्लियर है ये? हमने क्या किया, एक बिल्डिंग पे चढ़े हुए थे, वहां से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को फेंका। अब वो नीचे ग्राउंड पे नहीं गया, वो एक्चुअली किसी और की छत पे जाके गिर गया, है ना। हम नीचे बच्चे घूम रहे थे, हम उनके ऊपर पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे और दूसरे के छत पे जाके गिर गए। क्वेश्चन समझ आया सबको? यस मैम। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है, ये बीच का डिस्टेंस, इसकी वैल्यू है 180। और हमें बोला गया है कि जो दोनों के हाइट है, फर्स्ट वाले की हाइट ये वाली है 45 और सेकंड वाले की हाइट है हमारे पास 10। और मेरे को बताना है यू क्या है। तो पहले तो ये बताओ, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या एंगुलर प्रोजेक्टाइल है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, मैंने हॉरिजॉन्टली थ्रो करा है। ठीक है, क्वेश्चन में आप ढूंढ लेना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएगा हॉरिजॉन्टली। जैसे यहाँ पे बोला है सेकंड लाइन में, द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब इस केस में अगर हमारे पास रेंज होती है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता था हॉरिजॉन्टल वाले में, किसी को याद है? यू इनटू टी। करेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी होती थी और t टाइम ऑफ फ्लाइट होता था। अब टाइम ऑफ फ्लाइट हमें गिवन तो नहीं है, पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? √2h/g। अब g की वैल्यू सबको पता है, 2 भी सबको पता है क्या होता है। हम h कैसे पता लगा सकते हैं, कितनी हाइट है यहाँ पे, कोई बता सकता है? अच्छा, सब लोग अपनी अपनी गेसेस करो। दोनों के डिफरेंस ऑफ हाइट। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से जो हाइट होगी वो मेरे को चैट बॉक्स में एटलीस्ट 4-5 आंसर चाहिए कि आपके हिसाब से क्वेश्चन में हाइट कितनी होगी। ओके सौरभ, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। हमने 45 की दीवार पर फेंक रहे हैं, ठीक है सूरज? ओके, अब एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इतनी ऊंची दीवार से फेंका जो 45 ऊपर थी, ठीक है, पर वो एक्चुअली में ग्राउंड पे नहीं गई, वो इस 10 मीटर वाले पे रुक गई। तो हाइट तो ये पार करी ना उसने, ये ऊपर वाली, वो एक्चुअली में कितनी हो गई, ये पूरा था हमारे पास 45 और नीचे वाला था 10, तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाइट 35 हो जाएगी, उनका डिफरेंस। क्लियर है सबको? यस यस। मैम। अच्छा, अगर ये बॉल नीचे आ जाती, अगर ये बॉल नीचे रोड पे आती तो हाइट कितनी हो जाती? 45 मीटर। करेक्ट। तो इस केस में अगर मैं हाइट की वैल्यू पुट कर दूं 35, तो मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना सकती हूँ।
अब टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास रेंज गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 180 मीटर, तो मैं वेलोसिटी बना सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना। यू पूछा हुआ है क्वेश्चन में बस, तो फटाफट पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। क्या आ रहा है टाइम ऑफ लाइट, हाइट की वैल्यू हम 35 लेंगे, जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो यहाँ पे, √7। देखो 2 × 35 आएगा न्यूमरेटर में, यहाँ पे 2 है, हाइट 35, 70/10 करेंगे तो √7। इसमें किसी को डाउट है? ओके। अब रेंज की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में रेंज कितना गिवन है? 180 गिवन है। रेंज का मतलब बेसिकली ये देखो कि एक्स एक्सिस पे वो कितना रास्ता गया, वही रेंज है। यहाँ पे रेंज की वैल्यू 180, टाइम की वैल्यू √7, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 180/√7. 180/√7। किसी को डाउट है इसमें? सबको क्लियर है ना ये वाला क्वेश्चन? ओके। अब हम आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट पहले एनिमेशन देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन लिया, फॉर एग्जांपल हम झूले पे थे, हम झूले पे ऊपर चढ़ते चढ़ते हमने क्या किया, ऊपर बॉल फेंकी। अब वो बॉल क्या हुआ, इनिशियली तो प्रोजेक्टाइल, पर जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई, अब उसे जो ग्रेविटी है वो वापस से नीचे लेकर आएगी। ये डायग्राम सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. तो इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए हमने दो एक्सिस लिए। जनरली हम एक्स एक्सिस यहाँ पे लेते हैं और वाई एक्सिस यहाँ इस तरफ लेते हैं, पर यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है कि हम जहाँ पे खड़े थे उसके करस्पॉन्डिंग जो सरफेस है, तो सरफेस के अलोंग हमने एक्स डायरेक्शन ली, जैसे हम रोड के अलोंग एक्स डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ पे सरफेस टेढ़ा है तो उस सरफेस के अलोंग एक्स डायरेक्शन लिए, और जो उससे 90 डिग्री पे है वो हमने वाई डायरेक्शन लिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें प्रोजेक्टाइल कैसा मोशन करेगा और उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, तो स्टार्टिंग में हमने फिर से एक इनिशियल वेलोसिटी दी u, जो कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है, और उसको कुछ एंगल दे दिया थीटा, कि थीटा एंगल बना रहा है वो इस एक्सिस के साथ जो प्लेन के साथ में है। ये समझ आया सबको? यस मैम। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से इस वेलोसिटी को दो पार्ट में तोड़ूं, तो एक आएगी u cos थीटा इस x के अलोंग, एक आ जाएगी u sin थीटा इस y के अलोंग। अब जैसे हमारे पास ये आई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब बॉल थी उसकी ग्रेविटी भी तो नीचे खींच रही है, तो वो हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड आ गई जी। अब देखो यहाँ पे एंगल अल्फा क्या है, अब झूला अलग अलग होते हैं। एक है कि फॉर एग्जांपल इस एंगल पे रखा हुआ है झूला कि उसमें कोई स्लोप ही नहीं है, आप झूल ही नहीं पाओगे, वो फ्लैट सा हो गया। अगर आप बिल्कुल इतना ऊपर कर दोगे तो एंगल बढ़ गया, आप फटाफट नीचे आ जाओगे। तो ये अल्फा वही एंगल है कि कितने एंगल पे वो जो सरफेस था या प्लेन था वो इंक्लाइंड है। अल्फा समझ आया है क्या है यहाँ पे? यस मैम। Yes, ma'am. इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, कि क्या एंगल पे हमने जो प्लेन है उसको इंक्लाइन कर रखा। अब यहाँ पे अगर ये अल्फा है तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आएगा, कोई गेस कर सकता है? अगर वो एंगल अल्फा है तो ये नीचे वाला एंगल कितना आएगा? अच्छा ये पूरा ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम करती हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि ये पूरा क्या है? 90 डिग्री है। अब बताओ ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा आएगा। यस मैम। अब ये शेप देखो, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? इसके 90. बीच में फिर से 90 बन रहा है। यस मैम। ये वाला 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 90 है, एक 90 माइनस अल्फा है तो वो अल्फा हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस अल्फा,
अगर आप सॉल्व करोगे 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा आ गया। ये बता दो प्लीज किसको डाउट है इसमें, ये बहुत जगह यूज होगा। किसी को भी डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, इसको सारा रेज करते हैं। हमारे पास क्या था, एक एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था अल्फा, ये वाला, कि कितने एंगल पे प्लेन इंक्लाइंड है। अब ये दोनों क्या है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो दोनों का टोटल हो गया 90। अब 90 में से एक मैंने बता दिया अल्फा है, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, जैसे एक 30 होगा तो दूसरा 60 डिग्री। अब ये 90 माइनस अल्फा है। अब ये देखो, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन है और जी वर्टिकल में लगता है, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये पूरा भी 90 है। अब इन दोनों को देखें तो ऊपर वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, अब दोनों का सम 90 आना था, तो फिर से दूसरा एंगल निकालने के लिए मैंने 90 में से 90 माइनस अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो दूसरा एंगल आ गया अल्फा। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब क्या किया हमने, इस जी को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, क्योंकि वो एंगल अल्फा हो गया। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे अल्फा लग गया है, तो जिसके साथ एंगल होता है उस डायरेक्शन में क्या लगता है, साइन या कॉस? कॉस लग जाता है, करेक्ट। तो हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी उसमें जी कॉस अल्फा आ गया, और जो नीचे की तरफ है इंक्लाइंड प्लेन पे, वहां पे जी साइन अल्फा आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? अब देखो, अब हमारे पास जो साइड में वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन है उनको समझते हैं। तो जब हमने क्या किया, किसी बॉडी को फेंका तो उसकी दो वेलोसिटीज बनी, एक्स डायरेक्शन में हो गई यू कॉस थीटा और वाई डायरेक्शन में हो गई यू साइन थीटा। अब अगर आप इन दो डायरेक्शन में देखें, क्या कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? तो अभी तक हम एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन को 0 मान रहे थे, पर यहाँ पे देखो ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस थी, ये वाली लाइन, और उसी के डायरेक्शन में जी साइन अल्फा लग रहा है। जी एक्सेलरेशन होता है या वेलोसिटी होती है? Acceleration. होता है, करेक्ट। तो मतलब ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन आ गया, जो अभी तक हम 0 मान रहे थे, और ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ये पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? नेगेटिव। Negative. हो जाएगा, करेक्ट। अब ऐसे ही बताओ वाई डायरेक्शन में क्या होगा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ही होगा सरिता, देखो वो भी नीचे की तरफ ही है, जी कॉस अल्फा। जहां से हमने फेंका उससे कंपेयर करो, नीचे है या ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है? वो नीचे की तरफ एरो बना रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है वाई डायरेक्शन में? इस डायग्राम को वाई डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? जी माइनस। जी लग रहा है सबको, जी दिख रहा है? हमें यू साइन थीटा। यू साइन, मैं एक्सेलरेशन पूछ रही हूँ सूरज, वेलोसिटी नहीं पूछ रही हूँ। वाई एक्सिस कहाँ पे बनी हुई है, सीधी बनी हुई है लेटी हुई है थोड़ी सी? Minus G cos alpha. करेक्ट। हमारे पास यहाँ पे देखो ये वाली है वाई एक्सिस, ये वाली, ये देखिए सबको। Yes, ma'am. यस मैम। अब इस डायरेक्शन के लॉन्ग सिर्फ दो चीजें बनी हुई है, एक यू साइन थीटा और एक जी कॉस अल्फा। यू साइन थीटा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है, और जी कॉस अल्फा क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, और ये भी नीचे की तरफ है, इसलिए ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हम निकालते हैं फिर से अलग अलग इक्वेशन, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन पे किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है। तो अभी तक हम जब ये इक्वेशन यूज करते थे, एस वाई बेसिकली एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक बार एक्स की टर्म पुट करते हैं, एक बार वाई की। तो यहाँ पे हम अगर सबसे पहले वाई की वैल्यू पुट करें, तो फिर से जितना रास्ता बॉडी ऊपर गई उतना ही रास्ता नीचे आएगी पूरे टाइम में। तो ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। और ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। 0। Zero. करेक्ट।
तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने 0 पुट कर दिया, पर ये सिर्फ तब की कंडीशन है जब टाइम क्या होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए। उसके बीच का कोई टाइम होगा तो हम डिस्प्लेसमेंट को 0 नहीं लिख सकते, तब तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी हाइट की। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes, ma'am. अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो अभी हमने बताया था कि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन हमने डायग्राम से समझा था माइनस g cos अल्फा, और स्मॉल t की जगह हमने यहाँ पे सारी जगह कैपिटल T पुट करा है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो फर्स्ट टर्म से u sin थीटा इंटू टी, सेकेंड टर्म से आया माइनस g cos अल्फा हाफ इंटू टी स्क्वेयर। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास 0 था तो मैं एक टर्म को लेफ्ट साइड ले गई, एक टर्म को राइट साइड ले गई, ताकि बीच में इक्वल टू आ गया। अब जो टर्म रिपीट थी उसको कैंसिल कर दिया। जैसे यहाँ पे t है और t स्क्वेयर है, तो एक t को कैंसिल करा, t बच गया। फिर राइट साइड में u sin थीटा था, वो हमारे पास न्यूमरेटर में, ये g cos अल्फा डिनोमिनेटर में चला गया, और ये जो हाफ वाला 2 है वो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? No. No. प्लीज बता दो, सबको क्लियर है ना ये वाला? Yes, ma'am. Yes. अब अगर मैं केस लूं कि जब हमने क्या किया था, ग्राउंड से ही हमने छोड़ा और ग्राउंड पे आ गया, मतलब फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो हमने 0 लिया, कि हमने ग्राउंड से फेंकना शुरू किया था और बाद में ये पूरी बॉल हो सकता है इस पूरे झूले को पार करके यहाँ पे पहुंच गई है फिर से ग्राउंड पे, तो वो केस है। तो उस केस में तो अल्फा का कुछ काम ही नहीं हुआ। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. Yes. तो उस केस में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 हो गया, और cos 0 की क्या वैल्यू होती है? 1. तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ गया 2u sin थीटा बाई g। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं u sin थीटा क्या था, मेरी y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला आ गया ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, क्योंकि g है यहाँ पे। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये ध्यान रखना, ये जनरल फॉर्म इस केस के लिए है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू कंपेयर कर रही हूँ तो ये वाला लेंगे। अगर हम लोग दूसरे केस में बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन इन y की वैल्यू g cos अल्फा हो जाएगी। ग्राउंड टू ग्राउंड में वो ही g बन जाता है, अदरवाइज वो g cos अल्फा है। अब अगर हम दिखाएं कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम द इंक्लाइन, कि कितना रास्ता वो ऊपर जा सकता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने उसको थ्रो किया और वो इंक्लाइन प्लेन पे भी कुछ रास्ता तो ऊपर गया, तो अब मैंने y डायरेक्शन जब इस तरफ ली है तो मैं डिस्टेंस भी ऐसे ही देखूंगी टेढ़ा, कि हाइट कितनी मैक्सिमम अटेन करी। तो मेरे को पता है मैक्सिमम हाइट पे कितनी वेलोसिटी हो जाती है? 0. 0। कौन से Zero. वाली होती है, x वाली या y वाली? Y. y वाली 0 होती है, x वाली नहीं होती। ऐसे याद रखा करो, उस हाइट से ऊपर नहीं जा सकता, और ऊपर जाने के लिए y वाली वेलोसिटी चाहिए, तो 0 हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ तक की बात करूं तो मेरे को पता है, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है a और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन की 0 हो गई, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है u sin थीटा, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। एक्सेलरेशन भी हमें पता है क्या है y डायरेक्शन में, g cos अल्फा, और ये क्या है हमारे पास, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रहा था। क्लियर है यहाँ पे सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ से हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये स्पेसिफिक केस है जब हम, अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या कंडीशन लगाई है इन दोनों केस में डिफरेंस के लिए? जो ऊपर फॉर्मूला लिखा Cos alpha. कॉस अल्फा क्या हो गया सौरभ यहाँ पे? तो किस वाले केस में?
अब मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कॉस अल्फा था, वो गायब कैसे हुआ? कौन से केस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है इसमें। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाती है। कॉस 0 डिग्री का मतलब इंक्लाइनेशन है या नहीं है? नहीं है, अनप्लेन है। इंक्लाइनेशन नहीं है, तो अगर हम लोग कॉस अल्फा मतलब इंक्लाइनेशन को खत्म कर दे, ऐसे उछाल रहे हैं, तो कॉस अल्फा की जगह कॉस 0 आएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म देखूं यहाँ पे, तो वो आ जाएगी, न्यूमरेटर में क्या है, u साइन थीटा का स्क्वायर, और u साइन थीटा क्या थी मेरी, y डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो y वेलोसिटी का स्क्वायर, और नीचे चाहे g cos अल्फा हो या g, वो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर हम रेंज निकालें, तो रेंज के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, x वाली या y वाली? x वाली। x वाली। तो फिर से s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करते हैं, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में x डायरेक्शन लेंगे। अच्छा ये बताओ, रेंज के लिए टाइम कितना होना चाहिए? कोई भी रैंडम वैल्यू होगी या एंड पॉइंट वाला टाइम होगा? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट वाला टाइम होगा, वरना रेंज थोड़ी होगी, वो तो कोई भी बीच का रास्ता हो जाएगा। तो अगर मैं एंड पॉइंट वाला टाइम दूं, तो आपके रेफरेंस के लिए ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है, 2u sin थीटा g cos अल्फा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अब डिराइव करूं, तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला तो हमारा ये रेंज हो गई जो हमें निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में हमें पता है u cos थीटा है, टाइम की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फा। ये है करेक्ट सौरभ, पूरा टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे एक्चुअली में एक्सेलरेशन होता है, और उसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी -g sin अल्फा, और फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो u था और इस u को मल्टीप्लाई कर दिया तो u स्क्वायर हो गया। उसके अलावा हमारे पास cos थीटा sin थीटा एज इट इज। फिर सेकंड टर्म में हमने क्या किया, माइनस साइन को बाहर लगा दिया, यहाँ पे हाफ बाहर ले लिया क्योंकि हाफ एक कांस्टेंट हो गया, और अंदर जो टर्म बची ये इसका स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो सारी टर्म का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या करते हैं, पूरे में एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी कॉस अल्फा है, यहाँ पे जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है। जैसे अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम लेती हूँ, तो 4 लेंगे एलसीएम, है ना। ऐसे यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा, इस जी से जी को कैंसिल करके जी कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें किसी को कोई डाउट है, ये एलसीएम कैसे आया? ओके, अब जी कॉस स्क्वायर अल्फा आया, तो फर्स्ट टर्म में जो टर्म मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी कॉस अल्फा एक्स्ट्रा। तो 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा तक ऑलरेडी था, कॉस अल्फा एलसीएम लेने के कारण आया। अगली वाली टर्म में हमारे पास क्या हुआ, हमने इस 2 से इस 4 को कैंसिल करा, तो हमारे पास एक 2 रह गया न्यूमरेटर में बस, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ था, और एलसीएम हमारे पास इसी टर्म का है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कोई एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई नहीं हुई। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद हमने क्या किया, जो कॉमन टर्म है उनको कॉमन ले लेते हैं। जैसे 2u स्क्वायर इसमें भी है और इस वाली में भी है, फिर हमारे पास साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा भी बाहर निकाल सकते हैं, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, एलसीएम ले रखा है। अंदर क्या बचा, फर्स्ट वाली टर्म में से हमारे पास ये कॉस थीटा आया, कॉस अल्फा आ गया, और सेकंड वाली टर्म में से साइन अल्फा साइन थीटा, ये बन गया हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस थीटा प्लस अल्फा। याद है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने बस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस अल्फा लिया है। अब कोई बता सकता है थीटा क्या है यहाँ पे अपने वर्ड्स पे?
थीटा क्या है? कोई भी मुझे कुछ चीज फेंकी है, क्या बोल रहे हो सौरभ? मुझे चीज फेंकी है एंगल पर। हाँ, किसी को क्लियर हुआ सौरभ ने क्या बोला? रहा कि कोई चीज फेंकी हुई है। अच्छा, कोई चीज फेंकी हुई है। निक्षा आप बताओ ये थीटा क्या है? अरे मैं मतलब पूछ रही हूँ है क्या थीटा? आप नॉर्मल बॉल के एग्जांपल से भी बता सकते हो। मैम एंगल। एंगल कौन सा एंगल है संजना? जहाँ से बॉल फेंकी। जिस एंगल से बॉल फेंकी, बस यही बोलना था। वो एंगल जिससे हम बॉल फेंक रहे हैं वो एंगल थीटा है। सबको लग रहा होगा ये तो हमें पता ही था, हमें लगा कुछ और बोल रहे हैं, है ना? Yes, sir. यस मैम। अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन थी मैंने। हाँ, जो इंक्लाइंड प्लेन किस एंगल पे रखा हुआ है वो एंगल अल्फा है। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. यस मैम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द इंक्लाइंड प्लेन of inclination 30 degree to the horizontal. The particle hits the inclined plane at an angle 30 degree during its journey. The time of flight is. क्वेश्चन समझ आया सबको? हमने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टिकल को फेंका और उसकी इनिशियल स्पीड है 20 और ये 30 डिग्री जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ है, ये थीटा है या अल्फा है? अल्फा। अच्छा, और इंक्लाइनेशन वाला एंगल क्या है सरिता फिर? वो अल्फा और ये एंगल वाला थीटा है। वो अल्फा है, ये थीटा है। देखो क्वेश्चन समझो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंक्लाइंड प्लेन पे से एक बॉडी को थ्रो किया और कितने एंगल पे थ्रो किया है? इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ 30 डिग्री पे। और ये इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे रखा हुआ था? वो भी 30 डिग्री पे रखा हुआ था। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, ma'am. और हमें अब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था हमारे पास 2 into u sin theta upon g cos alpha. 2 into u sin theta upon g cos alpha. यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है। u है 20 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, अल्फा भी 30 डिग्री है और g की वैल्यू मेंशन नहीं, आप 10 यूज कर सकते हो। सबको समझ आया ये? Yes, sir. Yes, ma'am. यस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की क्या वैल्यू हो जाएगी? पुट करो सब लोग। u की वैल्यू हमारे पास 20 है, 2 into 20 sin 30 अपॉन g की वैल्यू 10 into cos 30। कितना आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट? 403। ओके, सब लोग कैलकुलेट करो। 4/√3। 4/√3। 0 से 0 कैंसिल हो गया, हमारे पास न्यूमरेटर में 4 आ गया। साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, तो हाफ वहां से आ गया। और cos 30 हो जाता है, क्या होता है cos 30? √3/2। 103/2। 3/2। अब ये 2 हमारे पास इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो 4/√3। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? No. नो मैम। अब यहाँ पे है द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ए टू बी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी किसकी वैल्यू दे रखी है फिर? यहाँ पे बोला है जो टाइम लग रहा है ए से बी जाने में उसकी वैल्यू है स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी क्या है? Range. सूरज टाइम पूछा है, रेंज कैसे बोला? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यहाँ पे बोला है
ए से बी तक जब हम गए तो उसमें टाइम लगा टी, और ए से बी तक तो हम हवा में थे ना, ये क्लियर है सबको? yes, और यहाँ पे उस टाइम की वैल्यू दे रखी है टी, तो रेंज डिस्टेंस होता है, टाइम समय होता है, दोनों को मिक्स मत करना कभी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे टाइम का नाम बोल रखा था टी, और ये तो पूरा रास्ता ही हो गया हमारा, तो ये बेसिकली हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। ये क्लियर है सबको? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें यहाँ पे रेंज बतानी है कि रेंज कितनी होगी। ए बी डिस्टेंस है तो ए बी हमारी रेंज ये है। यहाँ पे हमें यहाँ पे थीटा कितना गिवन है? 60 degree, 60 डिग्री। अल्फा कितना गिवन है? 30. 30 degree, अल्फा 30 डिग्री गिवन है। तो जब हम रेंज फाइंड करते थे तो हमें क्या करना होता था? सिंपल इक्वेशन, भूल भी जाओ फॉर्मूला, सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये याद है सबको? मैं भूल गया। Yes, ma'am. yes, ma'am. यहाँ पे एस एक्स क्या हो जाएगा? cos 30 degree, कॉस 30 डिग्री। एस एक्स कॉस 30 डिग्री या फिर, अच्छा कॉस 30 डिग्री कैसे हुआ ठीक से? किस किस को समझ नहीं आया क्वेश्चन में निकालना क्या है? यहाँ पे बॉडी को हमने ऊपर उछाला है, यू वेलोसिटी दे रखी है, हमें वेलोसिटी की भी वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब यू और टी के टर्म्स में आंसर देना है, और दो एंगल दे रखे हैं, और हमें बताना है ए बी डिस्टेंस कितना है, और ए बी हमारी रेंज हो जाएगी। सबको समझ आया क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, तो हम रेंज कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे ए बी की वैल्यू? टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह डायरेक्ट टी पुट कर सकते हैं। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. और हमें यहाँ पे रेंज निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या थी? U cos theta. U cos theta. यू कॉस 60 डिग्री आएगा ना, और यहाँ Yes, ma'am. पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? माइनस जी साइन अल्फा थी। Yes, ma'am. ओके, और टी की जगह क्या पुट करूं? स्मॉल टी गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, टाइम ऑफ फ्लाइट। Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हम अगर इस मेथड से कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा u इंटू कॉस 60, मतलब u बाई 2 इंटू टी। जी की वैल्यू है 10, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास फिर से हाफ इंटू हाफ, एक और हाफ था एक्स्ट्रा, तो टी आ गया यहाँ पे। Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी यू टी बाई 2 माइनस 10/4 इंटू टी। क्लियर है सबको इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर एक तरीका ये है हमारे पास करने का, तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे 4, फाइनल क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू? फ्रैक्शन की टर्म्स में बताओ। 2ut minus 10t. 2ut Minus 10t. 2ut को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पे 2ut माइनस 10t अपॉन एलसीएम में 4। ये क्लियर है सबको? ये कैसे आया? Yes, ma'am. ओके, अब दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, जैसे यहाँ पे जी की भी वैल्यू नहीं गिवन है, 10 है या फिर 9.8 है, तो अगर हम बिना एक्सेलरेशन के सॉल्व करें तो हम डायरेक्टली इन दो टर्म्स को ले सकते हैं, और अगर मैं इन दो टर्म्स को लूंगी तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा
अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन नहीं गिवन है और उस केस में अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ये इक्वेशन हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू cos 60 इंटू टाइम ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है कौन सी डायरेक्शन की, एक्स की या वाई की? एक्स की। और टी क्या है मेरे पास? टाइम ऑफ लाइट। टोटल टाइम ऑफ एक्स। करेक्ट। अब टोटल टाइम ऑफ एक्स जब मैंने ये वाली इक्वेशन ली तो बेसिकली मेरे पास ये वाली वैल्यू दे रहा है। ये समझ आया सब किसी को कि अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरा डिस्टेंस है इसका अगर मैं ये मेरे पास जो आर है इसका कंपोनेंट अगर मैं लूं एक्स वाली डायरेक्शन में तो हो जाएगा आर कॉस 30 डिग्री। ये समझ आया? यस मैम। अब ये आर कॉस 30 क्या है? एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है। और अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लूं जब इस वाली डायरेक्शन में होता था हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन नहीं होता था तो एक्सेलरेशन क्या होता था उस केस में? उस केस में हमारे पास 0 एक्सेलरेशन होता था। ये समझ आया सबको कि अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन को गायब कर दूं और फिर देखूं कि हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस पार हुआ तो वो तो ये वाला डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, इस रेंज का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया। तो एक्स डायरेक्शन मतलब आर कॉस थीटा हो गया। और जब मैं इस वाली डायरेक्शन की बात कर रही हूँ तो मतलब मैं एक्सेलरेशन ले ही नहीं रही हूँ ना, इंक्लाइन प्लेन खत्म हो गया। ये समझ आया सबको? नहीं आ रहा है समझ? देखो यहाँ पे इसी इक्वेशन में समझ सकते हो कि अगर मैंने इंक्लाइनेशन एंगल खत्म कर दिया, अल्फा को 0 पुट कर दिया तो साइन 0 क्या होता है? जीरो। हो जाता है ना? अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूं तो उस केस में रेंज भी मेरे को इस डायरेक्शन में मिलेगी, यहाँ पे नहीं मिलेगी, नीचे की तरफ मिलेगी। और नीचे की तरफ का मतलब है आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आर कॉस थीटा। अब क्लियर हुआ है कुछ? यस मैम। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह लिख दूं आर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू यू कॉस 60 इंटू टी, तो मेरे पास रेंज की क्या वैल्यू आएगी? बोलो निक्षय। थोड़ा आराम से बोलो सौरभ। ut अपॉन अंडर रूट 3। चेक कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास u और t तो ऑलरेडी गिवन है। cos 60 की वैल्यू हमने पुट करी हाफ, cos 30 की अपॉन रूट 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास ut अपॉन अंडर रूट 3 आ गया। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। तो हमने यहाँ पे कैसे निकाली रेंज? अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मेथड से निकालेंगे। जैसे अज्यूम किया कि इंक्लाइनेशन क्या है 0, इधर रेंज नहीं मिलेगी, इस वाली डायरेक्शन मिलेगी। अब अगर वो इस वाली डायरेक्शन में है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वाली टर्म भी गायब हो गई और जो इंक्लाइन प्लेन है उस रेंज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे देखते हैं अलग केस, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो अब हम यहाँ पे इस ओ पॉइंट पे खड़े हैं। अभी तक हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, अब झूले के ऊपर खड़े और वहां से नीचे की तरफ हम बॉल पास कर रहे हैं। तो उस केस में हमारी वाई डायरेक्शन तो यही है ऊपर की तरफ, एक्स वाली भी यही है इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग। और यहाँ पे अब इनिशियल वेलोसिटी हमने क्योंकि इस तरफ फेंक रहे हैं तो इधर बन गया u। और सिमिलरली हमारे पास वही एंगल थीटा है। अब इंक्लाइन प्लेन का एंगल मत बदलना, वो कहीं और नहीं जाएगा, वो यहीं पे रहेगा कि वो जमीन से कितने एंगल पे है। और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इस वर्टिकल की तरफ लगता है, वो क्या g।
ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes. यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के फिर से दो कंपोनेंट आ गए। जहां पे थीटा था वहां पे कॉस थीटा आ गया, जहां पे थीटा नहीं है वहां पे साइन थीटा आ गया। तो यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। अब जी के कंपोनेंट बनाना समझते हैं। तो जी के कंपोनेंट के लिए हमें फिर से समझना पड़ेगा कि एंगल कहाँ पे आएगा। तो अगर मैं जी को दो पार्ट में तोड़ू तो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। कि एक एक्स्ट्रा हम तोड़ इसलिए रहे हैं ताकि एक कंपोनेंट एक्स की तरफ चला जाए और एक वाई की तरफ। ये क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमें फिर से सोचना है एंगल कहाँ पे बनेगा। तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 180 हो गया। तो कैलकुलेट करके बताओ ट्राइंगल सम से कि ये वाला एंगल कितना होगा जो मैंने ऊपर बनाया। क्या सम होता है सारे एंगल्स का ट्राइंगल के? 180. 180। तो ऊपर वाला एंगल बताओ ये कितना आएगा? 90 minus alpha. 90 माइनस अल्फा। देखो हम क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 प्लस अल्फा, तो हमें मिल जाएगा ये 90 माइनस अल्फा। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब फिर से अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। दोनों में कितना एंगल होता है? 90. 90। degree. तो फिर से एक और 90 डिग्री आ गया। अब ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? Alpha. ये वाला आ जाएगा अल्फा। इसमें किसी को डाउट है? Ma'am. No. तो अब यहाँ पे हमारे पास फिर से दो कंपोनेंट आ गए। एक आ गया जिस डायरेक्शन में अल्फा था वहां पे आ गया जी कॉस अल्फा और उसके दूसरी तरफ आ गया जी साइन अल्फा। आपको बार बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर ये वाला अल्फा है तो उसके जो सामने वाला होगा वो अल्फा नहीं होगा, उससे अलग वाला। जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ये अल्फा है ना, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बन रहा है जैसे ये दोनों, अब या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे, इसके सामने वाला नहीं होगा, जो दूसरे वाला है वो अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. बाकी हम Yes, ma'am. ये निकाल के देखोगे तो आपके 2-3 मिनट्स तो इसी में चली जाएंगी। आप ऐसे याद रख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे कौन बताएगा कि वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है? Minus G cos alpha. माइनस जी कॉस अल्फा। और एक्स डायरेक्शन में G sin alpha. जी साइन G अल्फा। cos. अब यहाँ पे जी साइन अल्फा आएगा देखो एक्स डायरेक्शन में। ये क्लियर है निक्षय? Yes, ma'am. अब मेरे को ये बताओ ये जी साइन अल्फा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? Positive. अच्छा सौरभ Be क्या है? positive. अच्छा निक्षय एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों पॉजिटिव आएगा? सौरभ आप मैम बताओ। क्योंकि बोलो निक्षय, बोलो। निक्षय मीटिंग से लेफ्ट हो गया। बोलो सौरभ। क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये भी जो हमारे पास एक्सेलरेशन है ये उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। जैसे मैंने बताया था जब भी हम इनकी डायरेक्शंस या साइन देखेंगे तो जहां से मोशन स्टार्ट हुआ है वहां से कंपेयर करेंगे। तो हम लोग नीचे की तरफ आना चाह रहे हैं और ये एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लग रहा है। पर अगर मैं वाई डायरेक्शन वाले एक्सेलरेशन की बात करूं तो हम बॉल को ऊपर फेंकना चाह रहे थे और वो एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, अपोजिट साइड लग रहा है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. इसलिए जो एक्स डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन है वो तो पॉजिटिव हो गया और वाई वाला डायरेक्शन वाला नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से देखें तो इक्वेशंस अगर हम निकालें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं तो वाई वाली इक्वेशन ली, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से जितना रास्ता वो ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो हमारे पास वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है यू साइन थीटा है, वो वैल्यू पुट कर दी। एक्सेलरेशन हमारे पास आया माइनस जी कॉस अल्फा और टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं टी की जगह कैपिटल टी पुट करूं
तो इस t से t की पावर 2 कैंसिल हो गई, जो सारी टर्म थी वो हम एक साइड ले गए, तो हमारे पास आएगा u sin थीटा न्यूमरेटर में और g cos अल्फा डिनोमिनेटर में, और एक्स्ट्रा 2 का फैक्टर वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, sir. अब अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस देखें फ्रॉम द इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन प्लेन से कितना डिस्टेंस वो फिर से ऊपर की तरफ गया, तो वो निकालने के लिए हमने फिर से y वाली डायरेक्शन की इक्वेशन को यूज करा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर हाइट पे जब मैक्सिमम वैल्यू थी, तो हमें पता है वहां पे तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हम अगर इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज, तो हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी u sin थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया, एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस g cos अल्फा, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट y मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम ये टर्म लेफ्ट साइड ले जाए तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव साइन, और राइट साइड में है 2g cos अल्फा नेगेटिव साइन, और y नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में आ गई और हमारे पास ये केस आ गया। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इसमें भी बताओ, अगर मेरे पास ग्राउंड टू ग्राउंड है, मतलब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी? बताओ, हाइट की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को 0 कर दूंगी? तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर अल्फा 0 हो गया तो फिर से डिनोमिनेटर वाला cos अल्फा 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो उस केस में जो हाइट आ जाएगी वो फिर से आ जाएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें किसी को डाउट है अभी तक? No, ma'am. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v so that the ball hits the fourth stair from the top, given each step is 27 meter long and at a height difference of 20 centimeter from the subsequent one। यहाँ पे हमने क्या किया, इस बॉल को ऊपर से उछाला है और हम चाह रहे हैं कि ये चौथी स्टेयर पे जाके उस चौथी स्टेयर को हिट करे। तो ये तो फर्स्ट स्टेयर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस वाली स्टेयर तक हम चाह रहे हैं हिट करना। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेप साइज का मतलब क्या है, सीढ़ी कितनी लंबी है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है 25 सेंटीमीटर, और हाइट डिफरेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कि अगर मैं देखूं ये जो हाइट है कि दो सीढ़ी के बीच में गैप कितना है, पैर कितना उठाना है, वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस पार करना है, कोई बता सकता है? 100 centimeter. अच्छा, सरिता ने कहा 100 सेंटीमीटर। क्या सब एग्री कर रहे हो? करेक्ट, 75। 0.75. करेक्ट, 75। देखो सरिता, फर्स्ट ईयर पे तुम खड़े हुए ही हैं, तो वो वाला 25 तो काउंट ही नहीं होगा ना। एक Yes, ma'am. 25, दूसरा 25, तीसरा 25, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस आ गया हमारे पास जैसे 75 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में, 0.8. क्या बोल रहे हो निक्षय? 0.8? Ma'am, yes, ma'am. 8 हाँ करेक्ट, 0.8 आ जाएगा वाई डायरेक्शन में। वो उन्होंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर मैं हाइट देखूं तो पहले वाली भी होगी, दूसरी वाली भी होगी, तीसरे वाली भी, चौथे वाली भी, तो उसमें पुट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके।
Yes, ma'am. अब दोनों के लिए मेरे को ये बताओ, इतना जब रास्ता हमने पार कर लिया तो टाइम तो सेम ही लगेगा ना दोनों के लिए? Yes, Yes, ma'am. yes ma'am, क्या कि अगर बात करूँ 75 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर, तो हमने सेम टाइम से ट्रैवल करा। अब एक्स डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जो ऐसे मूव कर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन लग रहा है उस पे? 0 0 लग रहा है। ऐसे मूव करते हुए कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, हमने ऊपर से नहीं फेंके, हमने बॉल को ऊपर से छोड़ा है तो टप्पा खा खा के नीचे जा रही है। तो जब ऐसे मूव कर रही है तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 गया। तो उस केस में तो एक्स क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am, Yes, ma'am. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसमें हमें पता है कि एक्स की वैल्यू हो गई 0.75, वेलोसिटी हमें नहीं पता नहीं है निकालनी, और टाइम टी। अब जब वाई डायरेक्शन के अलोंग है तो इनिशियली वाई में क्या वेलोसिटी है? 0 0 है। हमने जब ऐसे छोड़ा उसे धक्का मारा हल्का सा, तो इनिशियली वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 गई, और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है उसमें? g जी लग रहा है। तो अगर y की इक्वेशन देखें तो बस हाफ जी टी स्क्वायर आएगा, यूटी वाली टर्म तो 0 हो गई। Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes ma'am, तो यहां से हमें पता है डिस्प्लेसमेंट है 0.8 और जी टी स्क्वायर बाय 2। अब दो ही कंडीशन आ गई, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अब हमें यहाँ पे टाइम नहीं निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। जी की भी वैल्यू हमें पता है क्या होती है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू निकालूं और सेकंड वाली में पुट कर दूं, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। yes Yes, ma'am, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो पुट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.8 इक्वल्स टू जी बाई 2 इनटू टाइम की जगह 0.75 अपॉन यू का होल स्क्वायर। मैंने यू लिख दिया उसे, ये मतलब वी है, स्टार्टिंग में था। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। इससे वैल्यू सब कैलकुलेट कर सकते हैं यू की। 1.875. निश्चय कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे हो? No, ma'am. खुद कर रहे हो? चलो वेरी गुड, इतनी जल्दी कर लिया है सबने। बाकी लोग भी ट्राई करो, क्या वैल्यू आ रही है यू की? जीरो 0.75 का इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने की बजाय हम उसे 3/4 का स्क्वायर भी लेकर निकाल सकते हैं। ओके, सूरज का भी आंसर आ गया है 1.875, सौरभ का भी आ गया है। सबको क्लियर है यहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं छोटा सा बता देती कैसे करना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो यू स्क्वायर यहाँ पे है, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, और राइट साइड में 0.75 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर आप ना भी निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि हमें लास्ट में अंडर रूट लेना है, तो स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 0.8, मतलब 1.6। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो ऊपर एक एक्स्ट्रा 0 लग गया। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 0.75 अपॉन 16 का अंडर रूट अगर हम करेंगे तो 4। इसको डिवाइड करना था हमें। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. सौरभ आप क्या बोल रहे हो? असाइनमेंट का सेकंड थर्ड करवा दो। कल भी आप लोग के साथ तो क्लास नहीं होगी। एक सेकेंड, इसमें डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? सेकेंड असाइनमेंट कह रहे हो ना सौरभ आप? yes ma'am, एक सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड
में तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमें y का रिलेशन बताना था। बाकी लोगों ने ट्राई किया है ये वाला क्वेश्चन? किसी ने ट्राई नहीं किया है? मैम हो नहीं रहा था। हो नहीं रहा था तो किसी ने क्यों नहीं बोला? सिर्फ सौरभ ने क्यों बोला? सबको पूछना चाहिए ना अगर डाउट होता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y के लिए रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन आएगा। फर्स्ट वाला हो गया था सबसे। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल में हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है। एक चीज तो ये, अब मेरे दिमाग में कैसे आया बेस और परपेंडिकुलर लेना, क्योंकि सारे ऑप्शन में tan cos tan ये सारी टर्म्स आ रही है और यहाँ पे मेरे को y का फॉर्मूला बनाना है। तो y का जब हम फॉर्मूला देखते थे tan थीटा की टर्म्स में तो वो हमारे पास होता था क्या, y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस r बाय, हमारे पास 1 माइनस x बाय r आ जाता था। ये याद है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता था कि y में अगर डिस्प्लेसमेंट देखना है तो x tan थीटा 1 माइनस x बाय r। अब यहाँ पे r की वैल्यू कैसे निकालें? तो आप डायग्राम में देखो, यहां से यहां तक अगर हम पहुंचे हैं तो रेंज क्या है, x1 प्लस x2। तो r की जगह हम x1 प्लस x2 पुट कर सकते हैं। यस मैम। यस मैम। हाँ। अब x क्या लेंगे यहाँ पे, तो x अगर मेरे को यहाँ पे बात करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट थी तो वो y है और उसी के करस्पॉन्डिंग हम x लेते हैं। तो ये मेरा x1 हो गया और r की जगह हम पुट कर सकते हैं x1 प्लस x2। तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को देखूं 1 माइनस x1 अपॉन x1 प्लस x2, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ये क्लियर है सबको? यस मैम। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमारे पास दो टर्म कैंसिल हो रही है, x1 भी और x1 भी। तो x2 इंटू x1 प्लस x2 बच गया और उसके साथ लगा हुआ है tan थीटा और बाहर हमारे पास एक एक्स्ट्रा x की टर्म है। इस x में कौन सा सब्सक्रिप्ट आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा? 1 आ जाएगा। तो एक 1 यहां से आ गया, 2 क्वेश्चन हमने अंदर की टर्म को सॉल्व करा तो वहां से आ गया। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ से x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 और tan थीटा तो ऑप्शन बी हो गया। क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस मैम। मैम। तो बस ये देखना था कि हमें फॉर्मूला किस फॉर्म में दे रखा है। जैसे y की tan थीटा वाला जो फॉर्मूला था उसको यूज करा, उसमें जो जो वैल्यू थी बस उसको पुट कर दिया, आ गई वैल्यू। अब ऐसे ही जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें भी tan यूज करना है हमें, तो फिर से हम यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें अगर आप रेंज देखो तो a और b को मिलकर बन रही है। तो जहां जहां x1 लिया था वहां वहां हम a पुट करेंगे और जहां जहां x2 लिया था वहां वहां हम b पुट करेंगे। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दो एंगल मिलके हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक ये थीटा लिया था जो ग्राउंड के साथ एंगल था, यहाँ पे ग्राउंड के साथ एंगल थीटा है और अगर मैं देखूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंगल तो वो अल्फा है। ये मेरे को पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये रेस कर दूं मैं जो दूसरे वाला क्वेश्चन मैंने कराया? यस मैम। यस मैम। तो ये वाला देखते हैं फिर से। तो वही सेम फॉर्मूला अगर हम यूज करेंगे तो हमारे पास है कि y इक्वल्स टू, अब x1 की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे a और tan इंटू 1 माइनस x1 की जगह फिर से a और रेंज आ जाएगी a प्लस b मिलके, और y की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में हाइट गिवन है तो इसकी जगह हम लोग h वेरिएबल यूज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो अंदर जैसे हमारे पास आया तो अंदर आ जाएगा हमारे पास tan b अपॉन a प्लस b और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा थीटा लगा। ये क्लियर है? एलसीएम लिया मैंने, a से ही कैंसिल किया, b आ Yes, गया ma'am. और में a प्लस b।
और राइट साइड से आया h/a। अब अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो h ये है और a मेरे पास ये वाला है। मैं पेन चेंज करती हूँ। h ये वाली साइड है, a ये वाली साइड है। ये तो tan अल्फा आ रहा है, Yes, sir. Yes, ma'am. tan अल्फा आ गया। और अगर मैं देखूं b/a+b तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, कि अगर मैं देख रही हूँ b क्या है हमारे पास और अपॉन a+b है, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ। इसको मैं अगर राइट साइड ले जाऊं तो मेरे पास आएगा a+b/b, और इसको मैं अब दो पार्ट में तोड़ सकती हूँ, a/b+1। तो अगर हम देखें a/b तो वो कोई टर्म बन रही है यहाँ पे, वो भी नहीं। Tan beta. a/b tan बीटा बन रहा है सरिता, a और b दोनों बेस में आ रहा है। No, ma'am, no. a/b भी कोई टर्म नहीं बन रही है। पर हम लोग अब हमें क्या चाहिए, हमारे पास tan थीटा ऑलरेडी आ चुका है, h/अल्फा हमारे पास, h/a क्या हो गया है, tan अल्फा हो गया है। हमें tan बीटा चाहिए, तो पहले समझते हैं tan बीटा क्या है। तो अगर tan बीटा हम देखें, हमें क्या चाहिए, h/b चाहिए। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बीटा के लिए क्या चाहिए, h/b। और अगर हम देखें तो tan बीटा हमारे पास यहाँ पे b/b। यहाँ पे tan बीटा तो आ ही नहीं रहा है किसी भी केस में, a+b/b आ रहा है। आप लोग का भी यही आ रहा था सबका? सौरभ आपने ट्राई किया था ना? सौरभ सौरभ चला गया। Yes, ma'am. आपने ट्राई किया था तो यही टर्म आ रही थी, b/a+b। इस पार्ट को मैं एक बार देखूंगी, b/a+b, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेरे को डायग्राम ही नहीं दिखना बंद हो गया है। अगर हम tan बीटा लेते हैं तो मेरे पास ये ट्रायंगल है, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री बनाती हूँ तो परपेंडिकुलर नहीं, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैं tan बीटा वाली टर्म आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे आएगी। यहाँ पे यहाँ तक का क्लियर है? tan थीटा आ गया, tan अल्फा आ गया, सब लोग चले गए? No, ma'am. हम यही है। हाँ, तो यहाँ तक समझ आ गया ना, tan थीटा tan अल्फा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमें tan बीटा बनाना है तो एक बार वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी tan बीटा कैसे आएगा यहाँ पे। मेरे को भी अभी दूसरी क्लास के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक काम करूंगी, ये वाला जो पार्ट है मैं अभी थोड़ी देर में ना ग्रुप पे सेंड कर ओके मैम। दूंगी वाला पार्ट। ठीक है, आप लोग भी अपना जाके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर लो। थैंक यू यस एवरीवन। मैम।